Okay. Good morning, students. Beta, now in this video we shall discuss chapter number 6. Chapter number 6, manufacturing industries, and the topic today we shall discuss is aluminium smelting. Okay. The topic today we shall discuss is aluminium smelting. Please take out page number 74 in your textbooks. Aluminium smelting. मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमने करना है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, मैं करवा रहा हूँ टॉपिक को, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे सब लोग। द टॉपिक इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, पेज नंबर 74, ज्योग्राफी। ओके, देखो बेटा, सबसे इसमें टर्म आ रही है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मतलब कि एल्यूमिनियम को पिघलाकर अलग अलग शेप्स देना, अलग अलग फॉर्म्स देना, दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। जब हम एल्यूमिनियम जिसको कि हम लोग हासिल करते हैं, आयरन और स्टील से हासिल करते हैं, उसमें से उसी एल्यूमिनियम को पिघलाकर अलग अलग फॉर्म्स देना, अलग अलग शेप्स देना, उसको ही हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, यू कैन सी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है ये इंडिया की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल, व्हाट इज मेटलर्जिकल इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम लोग जमीन से निकाले हुए मिनरल से कोई ना कोई प्रोडक्ट आगे बनाते हैं, कोई ना कोई शेप उन मिनरल्स को देते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट, This aluminum smelting is used to manufacture aircrafts, utensils and wires। और यही जो आपका एल्यूमिनियम है, यही एल्यूमिनियम है आपका। This aluminum is used to manufacture aircrafts, utensils and wires। ठीक है, इन सब कामों के लिए आपको क्या हम लोग यूज करते हैं? यूटेंसिल्स एंड वायर्स। इन सब कामों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूज करते हैं आपके एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। आपने सबने देखा होगा, हम लोग एयरक्राफ्ट में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बर्तन बनाने में यूज करते हैं, और हम लोग वायर्स में भी कई जगह पर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। Okay, next, it has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in the number of industries। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Write down the question please। A question for 1 marks। Which mineral has gained popularity? Which mineral has gained popularity as a substitute of? Which mineral has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead? The answer is aluminium। ठीक है ना? अब आप देख सकते हो, आपको पता है हम लोग एल्यूमिनियम से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, हम लोग बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग तारों की वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा, जो वायर्स होती हैं उनमें हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग एल्यूमिनियम का यूज भी वायर्स में करने लगे। ठीक है, इसकी वजह, इसका मतलब क्या है कि जो आपका एल्यूमिनियम है ये कॉपर के सब्स्टिट्यूट के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है ना? वैसे आमतौर पे हम लोग वायर्स बनाने के लिए, तारे बनाने के लिए तांबा यूज करते हैं। आपने देखा होगा, तारों के अंदर रेड कलर का तांबा होता है वायर के अंदर। लेकिन आज के टाइम में हम लोग वायर में तांबे के साथ साथ हम लोग कई जगह पर हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी करने लगे। दैट मीन्स टुडे दीज डेज एल्यूमिनियम हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉपर दीज डेज। और एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ज़्यादा सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि इंडिया में कॉपर की खाने कम है और एल्यूमिनियम बनाना ज़्यादा आसान है। आपको याद होगा, हमने मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम जो है ना, ये सीधे ज़मीन से नहीं निकलता, ये हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है ना? आयरन, जैसे हमें स्टील खुद बनाना पड़ता है, ऐसे ही हमें एल्यूमिनियम भी खुद बनाना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है तांबे के मुकाबले। तो इसीलिए हम लोग आज के टाइम में कॉपर की जगह वायर्स में
एल्यूमिनियम को भी एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर रहे हैं। उसके अलावा लेड का सब्स्टिट्यूट बन रहा है। अच्छा, स्टील का सब्स्टिट्यूट भी एल्यूमिनियम बन रहा है। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, हम लोग स्टील के बर्तन भी बनाते हैं, तो आज के टाइम में एल्यूमिनियम के बर्तन भी आने लगे बहुत ज्यादा, और काफी यूज में है, काफी ज्यादा यूज में है। तो इसीलिए ये स्टील का भी सब्स्टिट्यूट बन रहा है, ये जिंक का भी सब्स्टिट्यूट बन रहा है। तो आज के टाइम में इन सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, इनके एक ऑप्शन के रूप में, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक ऑप्शन। तो सब्स्टिट्यूट के रूप में मतलब स्टील के सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉपर, जिंक और लेड, इन सब के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में आज के टाइम में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम को। और इसी वजह से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इज दैट क्लियर? सवाल की बात। उसके अलावा देखो मेजर, अब देखो इंडिया में कहां पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है ज्यादातर, कौन कौन स्टेट्स में? प्लीज अंडरलाइन द नेम एंड राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन ऑल्सो। नेम एनी फोर मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। नेम एनी फोर मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। राइट आंसर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एनी फोर, इन सब में से एनी फोर का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट, bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark, reddish colored rock. The flowchart given below shows the process of manufacturing of aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for the location of industry. ठीक है बेटा, मैं ये रब कर रहा हूँ, हम अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कर ले रहा हूँ। आई एम रबिंग दिस। नंबर 5 देखो, नंबर 5 बेटा बॉक्साइट। अब हम यहाँ पे बॉक्साइट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉक्साइट भी हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के दौरान। तो दैट्स से थोड़ा सा बॉक्साइट के बारे में भी लिख रहे हैं। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, इज अ वेरी बल्की, प्लीज राइट डाउन, बॉक्साइट द रॉ मटेरियल used in the smelters is a very bulky dark reddish and colored rock. Bulky dark reddish and colored rock. डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक। ठीक है ना? तो कहते हैं ये जो बॉक्साइट, देखो बेटा मैं बताना चाहूंगा द रॉ मटेरियल। एक क्वेश्चन लिखो, राइट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो और नेम द रॉ मटेरियल दैट इज मोस्टली यूज्ड नेम द रॉ मटेरियल दैट इज मोस्टली यूज्ड इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आंसर इज बॉक्साइट। द आंसर इज बॉक्साइट। तो कहते हैं बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक। ठीक है ना? तो कहते हैं ये जो बॉक्साइट है ये थोड़ा वो होता है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा बल्की होता है, ठीक है, कलर्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी वजह से क्या होता है कि रेगुलर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। नंबर 6,
हाँ, रेगुलर सप्लाई, देखो बेटा पूरी लाइन को प्लीज अंडरलाइन द लाइन, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल and assured source of raw material and an assured source of raw material at minimum cost at minimum cost are the two prime factors for the location of the इंडस्ट्री। ठीक है ना। अब ये पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। कहते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कहते देखो ये जो एल्यूमिनियम है, अब देखो इसके लिए बॉक्साइट हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं। हमने फिफ्थ पॉइंट में क्या देखा? फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो बॉक्साइट है इट इज अ वेरी बल्की एंड वेरी हैवी रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ऐसे बल्की और हैवी रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्रीज हम लोग वहीं पर लगाएं जहां पर ना हमें ये दो चीजें मिले। क्या? एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। ये चीज फर्स्ट ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, जहां पर हमें ये दो चीजें मिलेंगी, ए पार्ट और बी पार्ट, जहां पर ये दो चीजें हमें मिलेंगी प्रॉपरली, वहीं पर हम लोग आमतौर पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री लगाते हैं। मतलब कौन सी? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर समय होती रहे, 24 आवर्स मिले हमें, और साथ साथ जो रॉ मटेरियल है ये कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट रॉ मटेरियल, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट हमें जहां पर मिले वहां पर ही हम लोग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री आमतौर पर लगाना चाहते हैं, लगाते भी हैं। ठीक है, तभी आपने देखा भी जो अभी मैंने नाम लिखे स्टेट्स के, देखो मैंने स्टेट्स के नाम क्या बताया? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आप देख सकते हो ये जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे स्टेट्स क्या है? ये सारे स्टेट्स छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है। उसके अलावा केरला जो है ये डेक्कन प्लेट्यू के पास है, और आप सबको पता है प्लेट्यू रीजन में से ही आयरन ऑर निकलता है। ठीक है ना, और फिर आगे उसी आयरन ऑर से हम लोग बॉक्साइट वगैरह यूज करके एल्यूमिनियम को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री लगानी है तो डेफिनेटली मैं वहीं पर लगाऊंगा जहां से मुझे आयरन ऑर भी इजीली मिल जाए और जहां से मुझे बॉक्साइट भी इजीली मिल जाए। ठीक है ना, तो तभी मैं आमतौर पे हम लोग कहां पे लगाते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री? इन सब स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सारे स्टेट्स ये क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के पास पड़ते हैं, जहां से हमें इजीली आयरन ऑर भी अवेलेबल हो जाता है और हमें बॉक्साइट भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जब आयरन ऑर भी मिल जाता है, बॉक्साइट भी मिल जाता है, तो उनको कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? मिक्सचर करके हम लोग क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं, और फिर उसी एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग मतलब उस एल्यूमिनियम को मेल्ट करके हम लोग अलग अलग शेप्स देते हैं। चाहे मैं उससे यूटेंसिल बना रहा हूं, चाहे मैं उससे शीट्स बना रहा हूं, चाहे मैं उससे मतलब वायर्स बना रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं उसको एयरक्राफ्ट में यूज कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। तो ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हम लोग हमेशा वहीं पर लगाएंगे जहां पर ये दोनों चीजें मिले। कौन सी दोनों चीजें प्यारे बच्चों? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट।
समझ लगी बात? क्यों क्यों? क्योंकि हमारा जो इसके लिए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है बॉक्साइट, दैट इज अ वेरी बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, ना ही आयरन और को ट्रांसपोर्ट करना आसान है। आयरन और भी हैवी है और बॉक्साइट भी हैवी है, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा खर्चा ना हो, हम लोग आमतौर पर उन्हीं स्टेट्स में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री लगाएंगे जहां से बॉक्साइट भी इजिली मिल जाए, जहां से आयरन और भी इजिली अवेलेबल हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा? तो दिस वाज अवर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, अबाउट अवर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाली वीडियोस में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जिनको हमने पहले छोड़ दिया था, ठीक है? चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर के बारे में ये सारी वीडियोस में हम लोग कर रहे हैं, और ये सभी ने करना है, ठीक है बेटा? ये सभी ने करने हैं, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, टॉपिक ये सिलेबस में है आपके, ठीक है? तो ये सब ने करना है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना? ठीक है, तो ये चैप्टर आपका चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सभी ने करना है। इज दैट क्लियर? दोबारा से लिखना। ठीक है, तो ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये सब ने करना। चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और ये जितने भी टॉपिक्स हमने छोड़े थे ये सारे सिलेबस में है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सिलेबस में है, तो ये सारे हमने करने। वी हैव टू डू दीज टॉपिक्स। कौन से? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और ये केमिकल इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और ये सीमेंट इंडस्ट्री। छोटे छोटे टॉपिक्स है, कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। मैं एक दो वीडियोज़ में कंप्लीट करवा दूंगा, सभी बच्चों ने करने हैं, ठीक है? ये हमारा कंप्लीट हुआ है अभी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है बेटा? ये अभी हमने कौन सा कर लिया? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का। देखो उसके बाद बेटा ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज योर केमिकल इंडस्ट्रीज, दैट इज योर केमिकल इंडस्ट्रीज। इसको रख कर लो। ठीक है, अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज योर केमिकल इंडस्ट्री। चलो ठीक है, तो केमिकल इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते जो केमिकल इंडस्ट्री है दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो करती हुई और डाइवर्सिफाई होती हुई इंडस्ट्री है। बहुत तेजी से ग्रो होती हुई और डाइवर्सिफाई क्या होता है बेटा? डाइवर्सिफाई होता है जिससे एक इंडस्ट्री से कई सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज जनरेट होती हो, जिसके कई सारी मतलब बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन हो। मतलब कि केमिकल्स जैसे आपको पता ही कई तरह के केमिकल्स दवाइयों में भी यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में, बहुत तरह से केमिकल्स यूज होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है ये इंडिया की बहुत तेजी से ग्रो होती हुई एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री और साथ साथ एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री। उसके अलावा नंबर 2, इट कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% टू द जीडीपी। वेरी इंपॉर्टेंट, इट contributes approximately
approximately 3% to the GDP ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये इंडिया की टोटल जीडीपी का 3% से भी ज्यादा आज के टाइम में हमारे देश में जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। हमारे देश का जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें मोर देन 3% जो है केमिकल इंडस्ट्री से आ रहा है। यानी कि काफी पैसा जो है हमारे देश में केमिकल इंडस्ट्रीज से भी आज की डेट में आ रहा है। इसका मतलब काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी केमिकल इंडस्ट्री में हो रहा है आज की डेट में। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर 3, it is the third largest in Asia and occupies 12th place in the world in terms of size. It comprises of both large and small scale manufacturing industries. देखो, third largest in Asia and 12th place in the world. एंड 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। देखो आप देख सकते हो, कहते हैं ये जो हमारे इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया एशिया में, अगर एशियन इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये थर्ड रैंक पर आती है और साथ में अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये 12th प्लेस पर आती है। हो सकता है कुछ बुक्स में अलग डाटा दिया हो कि कई बुक्स में 10 भी दिया हो सकता है, ये डाटा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। एशिया के अगर पूरे एशिया में देखें तो उसमें भी इंडिया का रैंक काफी अच्छा है और वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया का रैंक काफी अच्छा है इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके अलावा देखो बच्चों, इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इट कंप्राइजेस both large and small scale manufacturing इंडस्ट्रीज। लार्ज, इसमें जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज है इसमें हमारे देश में बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, मेरे ख्याल इसमें सही तरह नहीं लिखा जा रहा, मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ इसको। 1 मिनट। बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, ठीक है, तो हमारे देखो इसमें मैन्युफैक्चरिंग से, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी आती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आती है केमिकल इंडस्ट्री के केस में। तो मतलब कि हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं और स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें न सिर्फ हमारे देश का 3% से भी ज्यादा जीडीपी आता है, प्लस साथ साथ हमारे देश में जो हमारे देश की केमिकल इंडस्ट्री है ये एशिया में 3rd रैंक पर आती है और वर्ल्ड में 12th रैंक या उससे भी ऊपर की डेट में आती है। इसका मतलब इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वेरी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सभी तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं इन केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट है, देखो बेटा, कहते हैं रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। देखो अब मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर 5, केमिकल इंडस्ट्री हैज 2 पार्ट्स। इट हैज 2 मेन पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स कौन से, देखो 2 पार्ट्स कौन से इसके, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री और दूसरी इनऑर्गेनिक।
ये दो पार्ट्स। क्वेश्चन लिख लो, राइट क्वेश्चन प्लीज। What are the two important parts? What are the two important parts of chemical industry? What are the two important parts of chemical industries? Number one, organic chemicals. Number two, inorganic chemicals. First part is organic chemicals, second one is inorganic chemicals. ठीक है, आगे लिख लो, explain them. Explain them. What are the two main parts? What are the two main parts of chemical industry? Explain them. Explain them. For 1 marks or 3 marks? For 1 marks or 3 marks? पहले हम लिखेंगे organic chemicals, फिर हम लिखेंगे inorganic chemicals. अच्छा, तो बेटा पहले अंडरलाइन कर लो, व्हाट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पहले इनऑर्गेनिक कर लो। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड that is used to manufacture fertilizers, synthetics and nitric acid etc. These industries are widely spread over the country. और दूसरा है organic chemicals that includes petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. ये पूरा अंडरलाइन करो। सबसे पहले बात आ गई बेटा ऑर्गेनिक, फिर आ गई इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल्स अंडरलाइन करो। Organic chemicals में क्या है बेटा? It includes, underline please, underline your textbooks. It includes petrochemicals, next, which are used for synthetic fibers, synthetic rubber. Petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastics। ठीक है, इंटर कर लेंगे सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, ये पूरा इंटर कर लेना सब। प्लास्टिक्स एंड फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये स्पेलिंग लिखो, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, ये टिक कर लो सर, इसमें अंडरलाइन कर लो प्लीज। प्लास्टिक्स के नीचे बेटा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहां प्लास्टिक के बाद है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सेप्ट। अब देखो ऑर्गेनिक केमिकल्स का बेटा जिसमें ये सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिकल, जिसमें आमतौर पे पेट्रोकेमिकल होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज करते हैं, और उसके अलावा मतलब सिंथेटिक से बनी चीजें बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि आपके सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इन सबको हम लोग बनाने में जिस केमिकल से बनाते हैं, उन सब केमिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स। मतलब जिन केमिकल से ये सारी चीजें पेट्रोकेमिकल्स, ये पेट्रोकेमिकल चीजें बनती हैं जिसमें ये सारी चीजें शामिल है। ऐसे केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक, प्लीज अंडरलाइन। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, it includes sulfuric acid,
It includes sulfuric acid. Next, और देखो अंडरग्राउंड यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव्स, ये सारे कर लो, प्लास्टिक एडेसिव्स, ठीक है। नेक्स्ट, पेंट्स, डाई स्टफ्स एक्सेट्रा, पेंट्स, डाई स्टफ्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें किससे बन रही है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये सब किससे बन रहा है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो क्वेश्चन लिख लो, एक तो क्वेश्चन आपने लिख लिया, एक और क्वेश्चन लिख लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। Distinguish between organic and inorganic chemicals. Write any 3 points. Distinguish between organic and inorganic chemicals. Write any 3 points. Write any 3 points. पहला क्वेश्चन इसका आपने लिख ही लिया होगा कि what are the 2 main parts of chemical industry? Explain them. ठीक है, उसी को ऐसे करो, उसी को और करके लिख लो, उसी को और करके लिख लो। जो पहला क्वेश्चन लिखा ना उसी को आगे लिख लो और करके। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऐसे लिख लो, और करके लिख लो। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जो आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये जो आपके बेटा ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनके प्लांट्स आमतौर पे ऑयल फील्ड्स के पास ही होते हैं। इनके जो प्लांट्स हैं ये आमतौर पे कहाँ होते हैं बेटा? इनके जो प्लांट्स होते हैं ये आमतौर पे आपके ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास ही होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ जरा, ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ, आगे समझाता हूँ। आई एम रबिंग दिस। ठीक है, द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेस। देखो ये जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है ना, दिस इंडस्ट्री इज इटसेल्फ a large consumer of its own प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, केमिकल इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका काफ़ी सारा हिस्सा खुद केमिकल इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो जाता है। जैसे आपके जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, सिंथेटिक्स हैं, पेंट्स हैं, ये सारे पेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, ये सारे क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में, अलग अलग तरह के ऑयल्स बनाने में, उन सब में यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो भी सामान बनाती है उसका खुद ही काफ़ी सारा इस्तेमाल खुद भी कर लेती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दिस केमिकल इंडस्ट्री इज इटसेल्फ अ लार्ज कंज्यूमर ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड ठीक है फॉर फर्दर अदर केमिकल इट्स ओन प्रोडक्ट्स। आगे लिख लो, दीज प्रोडक्ट्स आर फर्दर यूज्ड for industrial application, and agriculture and or directly for consumer markets application. Agriculture or directly for consumer markets, or directly for consumer
मार्केट्स। ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं, एक तो ये सारे ज़्यादातर खुद ही केमिकल इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो जाते हैं। दूसरा कहाँ यूज़ हो जाते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में आपको पता है फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं। और डायरेक्टली इन द कंज्यूमर मार्केट्स, या फिर सीधे मार्केट में कंज्यूमर के पास ही अलग अलग केमिकल्स चले जाते हैं। जैसे कई लोग जैसे एसिड खरीद लेते हैं। ठीक है, कई बार कोई ना कोई और चीज़ें मार्केट में बहुत सारी आ जाती हैं। आपकी जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स, उसमें भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं, अब वो सीधे कंज्यूमर तक पहुँचती हैं। ठीक है ना, तो ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, इसके खुद के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सारे ही खुद भी यूज़ करती है, और वो सीधे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं। एक तो वो खुद ही यूज़ कर लेती है, केमिकल इंडस्ट्री जो है अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही यूज़ कर लेती है। ठीक है ना, इट्स ओन प्रोडक्ट्स, पहला तो खुद ही यूज करें। दूसरा इसके इसी केमिकल इंडस्ट्री के कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, साथ या फिर डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर मार्केट्स, इन सब तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड वेरी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब देखो डाइवर्सिफाइड कितनी ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड कैसे, इंडस्ट्रीज में भी केमिकल यूज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहे हैं, सीधा कंज्यूमर तक भी पहुंच रहे हैं, खुद इंडस्ट्री अपने आप भी अपने केमिकल्स यूज कर रही है, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री। ठीक है ना, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो इसी वजह से क्या है, केमिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सभी ने करने हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं करवा रहा हूं, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर के हैं, और ये जो मैंने पहले कटवाए थे ये सिलेबस में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सिलेबस में करने हैं, और मैं सारे 1-2 वीडियोस में करवा दूंगा। तो सभी बच्चों ने करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है, ये भी करने हैं। ठीक है, ये पहले सिलेबस में कटवाए हुए थे, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए ये सारे करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी ने करने हैं। ठीक है, ये जितने भी 4 टॉपिक्स हैं, ये एक पेज के अंदर सारे कवर हो जाएंगे, तो मैं एक पेज के अंदर ही सारे कवर हो रहे हैं, मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो आज बेटा हमने जो टॉपिक पढ़े हैं दैट इज योर केमिकल इंडस्ट्री, और हमने साथ दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स आज हमने पढ़ ली, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा जो 2 टॉपिक्स और रह गए हमारे, वो कौन से हैं, वो हमारे हैं बेटा सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों को ही कवर कर लेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसीलिए सभी ने करने हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 74, 75 जो है आपके जो पहले 4 मैंने पहले ये टॉपिक्स कटवाए थे, ये करने सभी ने, और ये चारों टॉपिक्स में से पहले 2 टॉपिक्स आज मैंने करवा दिए, अगले 2 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, सो और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी एंड आई विल कवर योर 100% सेंड योर डाउट्स द क्वेरीज ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, तो सभी ने भेजने अपने डाउट्स। सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो। ठीक है, ये सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी, इसके रिगार्डिंग जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो भी कर लेना, इसके रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो पीछे दिए वो भी कर लेना प्लीज़, वो भी कर लेना। ठीक है, तो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ सेंड योर डाउट बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।